चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा। कॉपी खोल लीजिए, हेडिंग लिखिए चैप्टर 7 एसी सर्किट। कोई बच्चा बता सकता है एसी वर्ड की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, तो पहले तो समझते हैं कि एसी का मतलब क्या है। करंट जो होता है वो दो टाइप से क्लासिफाई करा जा सकता है, डीसी और एसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब एक ऐसा करंट जहां करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, बदल नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसका दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जहां टाइम के साथ वैल्यू बदल रही, और ये नहीं कि कभी कुछ हो गई कभी कुछ हो गई, रैंडम ऑर्डर में नहीं कि फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर साइन शेप में, जैसे आपका मैथ्स में साइन थीटा का ग्राफ होता है, प्रॉपर उस शेप में करंट वेरी कर रहा है वर्सेस टाइम। करंट पहले बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद कम होता है जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दूसरी साइड बढ़ता है मैक्सिमम वैल्यू, और फिर से ऐसा करंट कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना? तो डीसी और एसी। अच्छा, अब कोई पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट चेंज हो रहा हो, या ऐसा कैसे होता है करंट कांस्टेंट रहे? तो वो डिपेंड करता है वोल्टेज। अगर सपोज करिए आपके सर्किट में जो ईएमएफ है या वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो इंप्लाइड है करंट भी कांस्टेंट रहेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगा। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट है। तो ऐसी वोल्टेज या ऐसा ईएमएफ कहलाता है कांस्टेंट ईएमएफ, या आप बोल सकते हैं डायरेक्ट ईएमएफ। अगर डायरेक्ट ईएमएफ होगा तो करंट भी डायरेक्ट करंट होगा, क्योंकि वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट ईएमएफ तो फिर कांस्टेंट करंट। अगर वोल्टेज चेंज करती है, सपोज करिए आपका जो ईएमएफ है वो भी टाइम के साथ बदल, तो फिर करंट भी टाइम के साथ बदलेगा। तो ऐसा ईएमएफ जो टाइम के साथ वेरी करता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर वोल्टेज टाइम के साथ बदल रही है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो करंट भी टाइम के साथ बदलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होगा। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट। पहला है कांस्टेंट का, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं डीसी। और अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, उसको बोलते हैं एसी। इस टाइप की वोल्टेज कहां से मिलती है हमें? तो इसका एग्जांपल है सेल। जो सेल है वो जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ वेरी नहीं करती। आपने एक सेल डाला घड़ी में, तो वो सेल जो भी ईएमएफ है सेल का वो कांस्टेंट है, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। तो जो करंट फ्लो करेगा घड़ी के अंदर वो भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। आपने चैप्टर 3 में कई सारे सर्किट्स पढ़े थे जहां एक सेल लगा होता था, एक रजिस्टर होता था। अब सेल जो होता है, इसकी इसका जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता, तो इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट भी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, वो कहलाएगा डीसी। अब चैप्टर 7 में हमारे जो सर्किट्स होंगे उनमें सेल नहीं लगा होगा, एक एसी जनरेटर लगा। एसी जनरेटर में खास बात क्या है? यहां जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एसी जनरेटर पढ़ाया था, ऑल्टरनेटिंग ये, वो टाइम के साथ वेरी। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो फिर करंट भी टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जो करंट फ्लो करेगा वो कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये देखिए दो टाइप के सर्किट बताए मैंने आपको। ये जो आपने चैप्टर 3 में पढ़े थे
और ये जो अब आप चैप्टर 7 का हेडिंग क्या है? एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यानी ऐसे सर्किट जिनमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना? तो इस टाइप के सर्किट्स, दीज आर एसी सर्किट्स। इन सर्किट्स में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। इस टाइप के सर्किट्स पढ़े। चैप्टर 3 में हमने जो सर्किट्स पढ़े थे वो डीसी सर्किट्स थे। अब जो सर्किट्स हम पढ़ रहे हैं दे आर एसी सर्किट। तो फर्क क्या होगा? सेल की जगह अब एसी जनरेटर होगा। सेल जो वोल्टेज देता वो कांस्टेंट होगी, तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा। एसी जनरेटर जो वोल्टेज देगा वो ऑल्टरनेटिंग होगी, तो करंट भी फिर ऑल्टरनेटिंग होगा। ठीक है? रियल लाइफ में एसी सप्लाई आपके घर में जो सॉकेट है इसमें आता है। आपके घर में जब आप सॉकेट में कोई भी चीज लगाते हैं तो यहाँ पे जो सप्लाई होता है, सपोज करिए आपने यहाँ पे एक बल्ब ज्वाइन कर, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऑल्टरनेट, उसकी वैल्यू भी बदल रही है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। वैल्यू देखो बदल रही है, और इस पॉइंट के बाद जब करंट नेगेटिव हो गया यानी डायरेक्शन भी उसकी रिवर्स। अगर पहले करंट ऐसे यहां से फ्लो कर रहा था तो इस पार्ट में करंट उल्टा फ्लो, फिर पॉजिटिव हो जाएगा यानी फिर यहां से फ्लो करेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा यानी फिर उल्टा। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना? तो एसी जब भी हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, द टर्म इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में करंट की डायरेक्शन कितनी बारी चेंज कर रही है, नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन इज चेंजिंग पर सेकेंड। हमारे घर में जो सप्लाई आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकेंड में जो सॉकेट है यहां से जो करंट आ रहा है, पहले यहां से आया होगा, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, करंट की डायरेक्शन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। एक सेकेंड में 50 टाइम्स करंट की डायरेक्शन चेंज। लिख लीजिए इस बात को कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन इज चेंजिंग पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, अगर डीसी सप्लाई होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती? सर 0। डीसी में हमने कभी फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करी, क्योंकि वहां डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती थी। चेंज ही नहीं होती थी यानी कितनी बार चेंज होती थी? 0 बार। तो एसी सप्लाई होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ जरूरी नहीं है 50 हो, इट कैन बी 20, 30, 40, 50, 100, कुछ भी हो सकती है। पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन इज चेंजिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है। ठीक है, लिख लीजिए। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं, वोल्टेज को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं, करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज चेंज कर रही है टाइम के साथ, उसी वजह से तो करंट भी चेंज कर रहा है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट होती तो फिर करंट भी कांस्टेंट होती, फिर वो डीसी कहलाता। अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि हमारे घरों में एसी सप्लाई क्यों यूज होता है, डीसी क्यों नहीं? डीसी ज्यादा आसान है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, सॉकेट में अगर डीसी सप्लाई आ रहा होता तो वो बेटर था। एसी सप्लाई क्यों आता है हमारे घरों में? यहाँ तो करंट बारी बारी बदल रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो पहले के टाइम में भी ये साइंटिस्ट के बीच में काफी डिस्कशन होता रहा कि डीसी यूज करना चाहिए या एसी यूज करना चाहिए। आपने कुछ साइंटिस्ट सुने होंगे, एडिसन और टेस्ला। तो ऐसे ही पहले के टाइम में क्या था, इनके बीच में डिस्कशन होता रहा, कोई कहता है ये बेटर है, कोई कहता है ये बेटर है। तो अब फाइनली ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली एसी यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे कंट्री में घरों में एसी सप्लाई होता है, और कंट्रीज में भी जो सप्लाई किया जाता है हाउसेज में, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्यों? कुछ तो फायदे होंगे फिर इसमें, एसी में कुछ तो फायदा होगा तभी तो ये यूज कर रहे हैं। कोई जना बता सकता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या फायदे? Sir, it can travel over long distances than compared to DC. इसमें लॉस ऑफ करंट कम होता है कंपेयर टू डीसी। अच्छा और बताइए।
और सर सर इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल तो दोनों ही है। सर इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। ट्रांसपोर्ट करना आसान है, क्यों आसान है? एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले। देयर इज द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जो अच्छा देखो, पावर लॉस का मतलब आपको पता है, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने से कोलिजन्स होते हैं, और कोलिजन्स होते हैं तो हीट प्रोड्यूस, और ये हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, मेरे किसी काम थोड़ा ना आ रही है। अब आपके घर के बाहर एक बिजली का तार जा रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें से हीट निकल रही है, अब वो हीट आपके किसी काम थोड़ी ना आ रही है, तो वेस्ट हो रही है। तो इसीलिए वर्ड यूज करते हैं पावर। पावर लॉस इन ट्रांसमिशन कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। सपोज करिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपने देखा होगा घर के बाहर एक बड़ा मोटा सा केबल होता है जो आपके घर बिजली के मीटर में आके लगता है, और फिर उसके बाद आपको घर में सप्लाई करता है। अब ये जो वायर आ रहा है, ये कहीं दूर किसी जगह से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ रहा होगा, कहीं कोई डैम होगी या कोई विंडमिल होगा जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई होगी, वहां से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी वायर के फॉर्म में आती है। अब इस वायर में भी तो हीट लॉस हो रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा है, आखिर आपके घर में करंट वायर में से ही तो आ रहा है, हवा में से उड़ के थोड़ा ना आ रहा है, इसी वायर में से ही आ रहा है। या तो ये ओवरहेड वायर होगा या अंडरग्राउंड होगा, पर कहीं ना कहीं एक मोटा सा वायर आपके घर में आ जरूर रहा हो, पीछे से करंट इसी में आ रहा है। अब इस वायर में भी तो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट आपके घर में आया है इसी वायर में से ही तो आया है। सर वो डायरेक्ट नहीं है ना, इसलिए सर हीट कम रिलीज हो रही है, बार बार चेंज हो रहा है। हो रही है ना हीट रिलीज हो तो रही है, वो Yes, sir. वेस्ट हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। आपसे पैसा मांगेगे कि तुम पैसा दो, उसका जो एनर्जी वेस्ट हुई, तो आप कहोगे मैं क्यों दूं, मेरे घर में थोड़ा ना यूटिलाइज हुई है, वो तो ये इतना लंबा वायर है, कई किलोमीटर लंबा, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। तुम कहोगे मेरी हीट या मेरे किसी काम थोड़ी ना आ रही है, मैं क्यों पैसे दूं? तो फिर कौन पैसे देगा इसकी पेमेंट कौन करेगा? ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है तो फिर वेस्टेज हो रही है। तो एसी में इस पावर लॉस को कम करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है, चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ट्रांसमिशन लॉस, और लॉस एनर्जी का होता है। इस ट्रांसमिटिंग वायर्स में हीट का लॉस होता है, और ये बहुत ज्यादा होता अगर आप डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं, डीसी होता तो इसको आप कम नहीं कर सकते थे किसी तरीके से। एसी में एक तरीका हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे जिससे इस लॉस को कम करा जा सकता है, और बहुत सिग्निफिकेंटली कम करा जा सकता है। तो इसीलिए ट्रांसमिट करना डीसी का एक्सपेंसिव होता बहुत, एसी में वो पावर लॉस को बचाया जा सकता है, कम करा जा सकता है। दूसरा फायदा क्या है? इट कैन बी इजीली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ट्रांसफॉर्मर। एसी में आपके घर में क्या वोल्टेज आ रही है उससे कोई मैटर नहीं करता। कई डिवाइसेस आपके घर में ऐसी होती हैं जिनको वोल्टेज कम चाहिए होती है, किसी को ज्यादा चाहिए होती है, किसी को कुछ चाहिए। अब आपके घर में मैं आपसे पूछता हूँ सॉकेट में वोल्टेज कितनी, तो आप कहोगे 220 वोल्टेज। कई डिवाइसेस हैं जिनको चलने के लिए तो 6 वोल्ट चाहिए, अब वो क्या करेंगे, 220 वोल्ट में आप प्लग इन कर दोगे उसको। कुछ डिवाइसेस हैं जिनको ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को क्या चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसी में एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है ट्रांसफॉर्मर, जो इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मर इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकता है आसानी से और कम भी कर सकता है। जिस डिवाइस को वोल्टेज कम चाहिए उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, वो अपने आप वोल्टेज को जितनी चाहिए उस पर ले जाएगी। सॉकेट में ये नहीं है आपको अलग अलग देने की जरूरत या आपको सेट करने की जरूरत नहीं। उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, वो अपने आप वोल्टेज को कम कर, जिसको ज्यादा चाहिए उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, वो अपने आप वैल्यू को बढ़ा। सपोज किसी डिवाइस को 400 वोल्ट का सप्लाई चाहिए तो उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, वो वोल्टेज को अपने आप बढ़ा। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत,
आप हर डिवाइस को 220 वोल्ट के सॉकेट में जोड़ दीजिए। ट्रांसफार्मर नाम की एक चीज आती है जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को बढ़ा भी सकती है आसानी से और कम भी कर सकती है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज। डीसी में नहीं होता है। अगर डीसी सप्लाई आ रहा होता तो जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपको लेनी पड़ती। अगर किसी डिवाइस को कम चाहिए होता तो फिर प्रॉब्लम आ जाती, या किसी डिवाइस को ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती तो प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि उसको आसानी से बढ़ाया या कम नहीं करा। एसी में वो करा जा सकता है। कैसे करेंगे आप लोगों को इस चैप्टर में सिखाया जाए। और उसके बाद भी अगर आपको डीसी चाहिए तो एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी बाय रेक्टिफायर। आपके घर में अभी भी कई चीजें होती हैं जिनको चलने के लिए डीसी ही चाहिए। आपको ये बात पता भी नहीं लगती कि उसको डीसी चाहिए या एसी चाहिए। उस पे लिखा होता है हालांकि उस पे कि उसको किस टाइप का सप्लाई चाहिए, पर आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसको सॉकेट में लगा दीजिए बस। कोई कहता है सॉकेट में तो पर एसी सप्लाई आता है, यहाँ तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है। कोई बात नहीं, उस डिवाइस के अंदर रेक्टिफायर लगा होगा, वो अपने आप एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। वन कॉमन एग्जांपल आर एलईडी। आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रही है। एलईडी ट्यूबलाइट होगी मोस्टली आप लोगों के घर में, या एलईडी बल्ब होगा। वो एलईडी को चलने के लिए डीसी चाहिए होता है। क्यों, क्या, कैसे, वो सब जब एलईडी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, पर अभी मान लीजिए उसको डीसी चाहिए। आप तो सॉकेट में लगा देते हैं उसको, कोई बात नहीं। उसके अंदर जो एलईडी ट्यूबलाइट होगी आपकी, उसके अंदर रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर वो अपने आप ही एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट, तो बहुत आसानी से एसी को डीसी में कन्वर्ट भी करा जा सकता है। वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है, वैल्यू कम भी करी जा सकती है। तो इसलिए इन फायदों की वजह से अब मोस्टली हर जगह एसी सप्लाई ही यूज होता है। ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। पावर, आप बहुत एनर्जी सेव कर रहे हैं, बहुत पैसा सेव कर रहे हैं, और बहुत आसानी से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज करके हर डिवाइस वर्क कर सकते हैं। जिसको कम वोल्टेज चाहिए वो भी चला सकते हो, जिसको ज्यादा चाहिए वो भी चला सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। आराम से वोल्टेज बढ़ाइए, 220 से बढ़ा दीजिए जितनी चाहिए, कम कर दीजिए जितनी चाहिए, हर डिवाइस को आप यूज कर। तो ये एसी के कुछ फायदे। अब एसी में कुछ नुकसान भी, ऐसा नहीं है कि सारे फायदे फायदे। एसी में देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो, और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये डेंजरस होता है। डीसी सप्लाई जो था वो उतना डेंजरस नहीं था जितना एसी सप्लाई था। तो लिखो डिसएडवांटेजेस में, एसी इज मोर डेंजरस। डेंजरस क्यों होता है? एक तो एसी का शॉक जो होता है ना वो अट्रैक्टिव होता है। गलती से आपने वायर को टच कर दिया, गलती से ऑब्वियसली, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा था तो आपका हाथ उस पर चिपक जाए, आपको करंट लगेगा और आप हाथ अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका हाथ चिपक गया। उसका जो शॉक है वो अट्रैक्टिव होता है। एसी में इसका जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है। आपको करंट लगेगा, आप अपना हाथ भी छुड़ा नहीं पाओगे, यार हाथ छुड़ा ले करंट लगना बंद हो जाए, वो भी नहीं होगा, चिपक जाएगा। डीसी में एटलीस्ट क्या था, डीसी में ये फायदा था, इसका जो शॉक होता है वो रिपल्सिव। गलती से हाथ लग भी गया सॉकेट में, एकदम ही रिपेल हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, अलग हो जाए। तो एसी थोड़ा डेंजरस है, ये इसमें डिसएडवांटेज है, पर फायदे भी हैं, तो इसीलिए डेंजरस है, ध्यान रखिए। पर यूज अब हर जगह मोस्टली एसी ही करा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे या असर्शन रीजन दिया जा सकता है। असर्शन दे देगा वो आपको, जैसे मैं हम लोग पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, असर्शन दे देगा कि मोस्टली अब हम घरों में एसी प्रेफर करते हैं, एसी इज प्रेफर, और रीजन दे देगा कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। रीजन दे देगा कि पावर लॉस कम होता है,
ट्रांसमिशन पावर लॉस इज लेस। चलो बताओ कौन सा होगा ABCD इंसर्शन रीजन अब सर ए। है AC इज प्रेफर्ड और रीजन दे रहा है द ट्रांसमिशन पावर लॉस इज लेस। ए सर ए। सिंपल। अब आप लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे और जैसा हमने टेस्ट लिया था उसमें भी असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे, तो प्रैक्टिस करके ये भी आपको आसान लगेगा, ठीक है ना? तो इसलिए थ्योरी भी पता होनी चाहिए। सर हम्म। सर अल्टरनेटिव करंट डेंजरस कैसे हो गया? मतलब इसमें एक टाइम पे करंट तो जीरो हो जाता है, लेकिन डीसी में करंट मतलब एक टाइम पे एक जीरो। टाइम पे, पर वो टाइम बहुत कम है। ये टाइम जो है 1 सेकेंड में तुम देखो 50 बारी, यानी 1 सेकेंड में ऐसी 50 वेव्स बन रही होंगी। एक वेव हो गई, 2 3 4 5, ऐसे 50 वेव्स हो रही होंगी। तो वो बीच वाला पार्ट, जीरो वाला पार्ट कितने कम टाइम के लिए होगा। और वैल्यू की भी बात करेंगे, अभी हम आगे जाएंगे ना कि AC डेंजरस क्यों है। और दूसरी दिक्कत क्या है कि वो अट्रैक्टिव है, उसका शॉक अट्रैक्टिव है, वो ज्यादा दिक्कत की बात है। आप लोगों ने हो सकता है कहीं मूवी में या टीवी सीरियल में देखा होगा, करंट लग जाता है तो हाथ चिपक जाता है वहीं पे। तो दिक्कत क्या है AC में, अट्रैक्टिव शॉक होता है इसका। अगर आपने गलती से टच कर दिया तो वहीं आपका हाथ चिपक जाएगा, करंट लगता रहेगा। इसीलिए AC में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कोई हाई वोल्टेज वाली चीज होती है तो लकड़ी की चीज से उसको स्विच को ऑन ऑफ करते हैं जिससे करंट ना लगे। DC में ऐसी दिक्कत नहीं थी, DC का शॉक रिपल्सिव होता है, ठीक है ना? ओके सर। चलो ठीक है, अब ये थ्योरी पार्ट पूरा हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखते रहा करो साथ साथ, जिससे कि फिर बाद में रिवाइज करना हो तो पता हो क्या। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF and alternating current. Representation of alternating EMF and alternating current. अब किस तरीके से ऑल्टरनेटिंग EMF को रिप्रेजेंट करते हैं? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। जब भी वोल्टेज टाइम के साथ बदल रही है तो उसको सिर्फ E0 नहीं लिखोगे आप। E इक्वल टू E0 का मतलब ये वैल्यू तो E0 ही रहने वाली है, ये तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं हुई ना फिर। इसमें साइन ओमेगा टी की टर्म जरूर है। जैसे ही आप साइन ओमेगा टी की टर्म देखोगे आप पहचान जाओगे कि जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ चेंज कर रही है। वोल्टेज पहले बढ़ती है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E0 है। इस इक्वेशन में जो भी चीज साइन के बाहर है यहां, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज द मैक्सिमम, या कहेंगे पीक वैल्यू, या कई बार इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो जब भी आप ऐसी इक्वेशन देखें E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो डरिएगा मत, यानी वोल्टेज साइन शेप में वेरी कर रही है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 है। अच्छा, ये जो साइन ओमेगा टी, इसमें ये जो ओमेगा आ रहा है, लिख लो, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और होता क्या है ये ओमेगा? होता है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, जहां एफ है फ्रीक्वेंसी। एफ इज द, एफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन बदल, या कितनी बार इस तरीके से वो रिपीट कर रहा है, बारी बारी वही चीज रिपीट हो रही है, तो कितनी बार, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। जैसे हमारे घर में 50 हर्ट्ज है, इसी सप्लाई जो हमारे सॉकेट में आता है 50 हर्ट्ज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा हर्ट्ज। यानी 1 सेकेंड में 50 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। और फ्रीक्वेंसी से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन कैपिटल टी।
कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक वेव को कंप्लीट होने में, क्रेस्ट और ट्रफ पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। वोल्टेज पहले बढ़ेगी, फिर जीरो होगी, फिर दूसरी साइड बढ़ेगी, फिर जीरो होगी। एक साइकिल पूरा होने, एक वेव पूरा होने कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम। बनाइए ये सब, एक एग्जांपल देते हैं, सब समझ में आएगा। ये इक्वेशन अब आपने बहुत बार आगे देखनी होगी। देखिए, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा, सुनो अब ध्यान से, सपोज करिए, सपोज मेरे घर में जो सॉकेट है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है, मेरे घर में जो सॉकेट है उसमें वोल्टेज आती है 100 sin 4 pi t। मैंने आपको कहा कि मेरे घर में जो सॉकेट है उसमें वोल्टेज आती है 100 sin 4 pi t। तो आपने ये सुन के डरना नहीं है कि ये कैसी वोल्टेज आ रही है। आपको ये इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। तो क्या मतलब है 100 sin 4 pi t का? यानी जो वोल्टेज है ग्राफ ओरिजिन से start। बदल रही होगी, सिंपल सी बात, टाइम के साथ वेरी कर रही होगी साइन की शेप। जीरो से बढ़ते हुए कहां तक जाएगी? 100 5/2। फिर क्या होगा? कम होगी, जीरो। फिर दूसरी डायरेक्शन में, यानी पोलैरिटी बदल जाएगी। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो जैसे सॉकेट था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब क्या हुआ? अब उल्टा हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। फिर वोल्टेज बढ़ेगी, फिर कम होगी, और फिर वही चीज बारी बारी रिपीट। तो सिंपल बात है, 100 sin 4 pi t, यानी वोल्टेज 100 तक जाके वापस बारी बारी रिपीट कर। अच्छा, कितनी बार रिपीट हो रही है? एक सेकंड में ऐसा कितनी बार हो रहा है? जरा फ्रीक्वेंसी निकालो यहां से, कोई जना बताए फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 2। हाँ, कैसे करेंगे? साइन ओमेगा टी। तो ये जो चीज, by omega। ये ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो गया हमारा? ओमेगा हो गया 4। जो भी टी के साथ होता है ना वो ओमेगा होता है। जो 4 पाई है, 100 E नॉट है। हाँ ये ई नॉट है। देखो ना, कंपेयर करो ना, साइन के बाहर जो होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन के बाहर जो है ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। वोल्टेज 100 तक जाएगी, और साइन के अंदर जो टी का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। ये देखिए, कंपेयर करिए दोनों इक्वेशन। चलो सब लोग फाइंड आउट करो और मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। 2 hertz। कंपेयर करा मैंने, साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन 4 पाई टी, यानी 4 पाई है ओमेगा, और ओमेगा होता कौन है? देखो वहां लिखा था मैंने, 2 पाई एफ है 4 पाई। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। सर जितना ग्राफ ऊपर तक जा रहा है उतना ही नीचे तक जाएगा। ऊपर और नीचे की वैल्यूज हमें, ऊपर नीचे का मतलब बस यहाँ पे क्या है कि आपका जो सॉकेट है पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब वोल्टेज बढ़ रही थी 100 तक, फिर वापस 0 हो। अब नीचे की तरफ जाएगा का मतलब क्या है कि पोलैरिटी रिवर्स हो गई, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये, यानी जैसे सेल होता था ना, आप मान लो उसके टर्मिनल्स आपने उल्टे कर, सेल हमेशा, सेल में ऐसा होता था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव बड़े वाला, ये कभी इंटरचेंज नहीं होता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि बड़े वाला नेगेटिव हो गया छोटा पॉजिटिव हो गया। पर एसी में क्या होता है, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। पोलैरिटी रिवर्स हो गई, अब वोल्टेज फिर से बढ़ेगी, वैल्यू वही होगी 100 तक ही जाएगी। माइनस, माइनस का मतलब है ऑपोजिट पोलैरिटी। और एक सेकंड में ऐसा कितनी बार होगा, कितनी वेव्स बनेंगी एक सेकंड में? ऐसी 2 वेव, 2 हर्ट्ज। ठीक है ना? तो इस इक्वेशन को देख के मैं बारी बारी बोल रहा हूं, डरना नहीं है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ है 100 तक वैल्यू, 100 नहीं है उसकी वैल्यू, सारे टाइम 100 नहीं है,
100 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और वो टाइम के साथ बदल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग। अच्छा, अब पूरी बात सुनो। जब भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है तो वैल्यू तो टाइम के साथ बदल रही है। अलग अलग इंस्टेंट्स पे वोल्टेज अलग अलग है ना। वोल्टेज सारे टाइम 100 नहीं है ना, देखो सारे टाइम 100 थोड़ी ना है। पहले 0 फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 90 80 70 बदल रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज वैल्यू, क्योंकि कोई पूछेगा मेरे से वोल्टेज है कितनी, तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज तो टाइम के साथ लगातार चेंज कर रही है ना। अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आती, मेरे घर में तो ये वाली वोल्टेज आ रही, किसी ने मेरे से पूछा कि क्या वोल्टेज आ रही, तो मैं उसको क्या बताऊं? बताओ आप लोग। सपोज करो मेरे घर में ये वोल्टेज आ रही है, कोई जना आपके मेरे से पूछता है कि यार तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आती है, क्या सर आप वैल्यू? एवरेज वोल्टेज बताओगे। सर 50। पहली बात तो आइडियली तो मुझे ये पूरी इक्वेशन ही बता देनी चाहिए कि मेरे घर में जो वोल्टेज आती है वो फिक्स्ड नहीं है, तो एक वैल्यू नहीं बता सकता मैं आपको। मेरे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो टाइम के साथ बदल रही है, उसकी इक्वेशन है 100 sin 4πt। पर ये बोलेंगे तो नॉर्मल आदमी तो कुछ नहीं समझ पाएगा, वो तो भाग जाए, उसको क्या समझ में आएगा 100 sin 4πt। हमने फिजिक्स पढ़ा है, हमें समझ में आता है। पर अगर किसी नॉर्मल आदमी को आपको बताना है कि घर में क्या वोल्टेज आती है, तो ये इक्वेशन तो बताओगे तो कोई फायदा नहीं, तो वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब वैल्यू 100 तो नहीं बोलोगे, 100 थोड़ी ना ऐसा है, क्या बोलोगे, क्या वैल्यू बताओ? अब कोई आपसे पूछता है 10th में नंबर कितने थे, तो क्या करते हो? इंग्लिश में इतने थे, मैथ्स में इतने थे, हिंदी में इतने सर थे, सबका एवरेज बताते हैं सर कितने आए हैं। सबसे क्या लेना देना? तुम मेरे को सीधा सीधा एवरेज बता दो, बात खत्म। तो अगर इसमें वैल्यूज आपकी अलग अलग है, 0 10 20 30 40 है, अलग अलग है, तो आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे? वैल्यू बतानी है तो क्या बोलोगे? एवरेज वैल्यू। मैक्सिमम। पर एवरेज वैल्यू बताने में बहुत बड़ी दिक्कत है। एवरेज वैल्यू बताने में दिक्कत यहाँ ये है कि वैल्यूज पॉजिटिव भी हैं और फिर वही वैल्यूज नेगेटिव। एवरेज लूंगा तो 0 हो जाएगा। क्यों? कोई कहता है कैसे? देखो ना, जो वैल्यूज पॉजिटिव में है फिर वही उतनी ही वैल्यूज नेगेटिव में भी। तो अगर मेरे पास नंबर्स है +2 +3 +4 और फिर वही नंबर्स है -2 -3 -4, इन सबका मैं एवरेज लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 2 3 4 -2 -3 -4 सबको ऐड करके जीरो सर। 0 ही आ गया। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि यार तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आती है बताओ तो सही, मैं बोलता हूँ मेरे घर में तो वोल्टेज 0 है। अब ये सुन के उसको लगेगा वोल्टेज आ ही नहीं रही होगी, 0 वोल्ट आ रहा है, पर आ तो रही है वोल्टेज। पर एवरेज लिया तो प्रॉब्लम हो गई, एवरेज सुन के पता नहीं लग पा रहा आखिर है कितना, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो एवरेज 0 हो जाता है। तो एवरेज बताना सही चीज नहीं है। एवरेज बताते हैं तो ये तो ऑलवेज ही 0 आएगा, क्योंकि एसी में साइन कर्व है पॉजिटिव नेगेटिव का, एवरेज हमेशा ही 0 है। तो क्या करें फिर, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। अगर कोई आपसे पूछता है कि वैल्यू कितनी है, तो आप एवरेज नहीं बता सकते। जैसे 10th में तो नंबर थे, एवरेज बता देते, क्योंकि ये चिंता नहीं थी कि एक सब्जेक्ट में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है तो 0 आ जाएगा, ऐसी कोई चिंता थी नहीं। और यहाँ चिंता है, यहाँ अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, एवरेज तो 0 हो जाएगा। फिर आप हमेशा यही बोलोगे मेरे घर में तो 0 वोल्ट आ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। क्या करें, कोई सॉल्यूशन है किसी के पास? सर मैक्सिमम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सर ई बताएंगे नॉट आप। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे। ई नॉट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ी ना जो मर्जी करके कुछ करो, तो लॉजिकल बात करो ना। एक इंस्टेंट पे बताएंगे हम पर्टिकुलर। किस इंस्टेंट पे बताएं? सारे टाइम पे तो वैल्यू अलग अलग है, तुम कौन सा बैठे देखते रहोगे कि इस इंस्टेंट पे कितनी है, इस इंस्टेंट पे कितनी है? सर फ्रीक्वेंसी बता देते हैं ना उसको। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वैल्यू बता देंगे जितनी आती है। वैल्यू पूछ रहा है ना, तुम उसको बताते हो मेरे घर में एसी सप्लाई आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो तो वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है। वो फ्रीक्वेंसी ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है समझ लिया मैंने कि आपके घर में जो भी करंट है उसकी 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है।
पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू कहाँ तक जाती है, वो क्या बोलूं? सर मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे। सर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ऐसे कुछ भी नहीं कर देते, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 या 3 ऐसे नहीं करते। एक तरीका बताया किसी जने ने, उसने कहा यार एवरेज लेना है तो नेगेटिव वाले का मत लो, सिर्फ आधे का ले लो एवरेज, आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम आ क्यों रही है? क्योंकि एवरेज में फुल साइकिल का एवरेज ले रहा हूं मैं, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। वेव में हमेशा प्रॉब्लम आती है, पूरा एवरेज करने पे 0 हो जाता है। तो अभी तो मैं जो एवरेज ले रहा था ये फुल साइकिल का, वो तो 0 ही आ रहा। अब एक सजेशन ये है कि हाफ का एवरेज ले लो, तो एवरेज वैल्यू ले लूं मैं हाफ साइकिल। साइकिल वर्ड बोल रहे हैं, समझ लो, हाफ साइकिल यानी इस वेव का आधा, हाफ साइकिल पे यानी सिर्फ इसका एवरेज, इन नंबर्स का एवरेज 0 10 20 जो नंबर्स हैं इनका एवरेज ले लूं, वो भी सही लगता है तरीका यार। ठीक है ना, अब तो कभी 0 आने की दिक्कत नहीं है और कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आ जाएगी, यहाँ बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू बाय पाई। यानी अगर मैं हाफ साइकिल एवरेज निकालूंगा, वो आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछ सकता है, वो कहेगा एक एसी सप्लाई है, इसका फुल साइकिल एवरेज वोल्टेज कितनी है, फुल साइकिल एवरेज वोल्टेज, बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली कह दीजिएगा फुल साइकिल एवरेज वोल्टेज 0, क्योंकि फुल साइकिल की बात। पर अगर उसने पूछ लिया हाफ साइकिल एवरेज वोल्टेज, अब 0 नहीं आएगा, अब कितना होगा? उसका हाफ हो जाएगा। 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 100 200 बाय पाई। तो निकाल लीजिएगा वहां से कुछ अप्रोक्सीमेटली 60 70 कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो जो कुछ यहां से कोई बीच की कोई एक वैल्यू निकल, तो ये तरीका भी ठीक है, हाफ साइकिल का एवरेज लेना चाहिए। एसी सप्लाई जब भी है ऑल्टरनेटिंग, तो आप एवरेज में पूरे को मत लो, उसमें हाफ साइकिल का एवरेज लो जिससे 0। पर अभी अगेन फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, हाफ साइकिल एवरेज है, फुल साइकिल एवरेज है, अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर उसने पेपर में पूछ लिया एवरेज बताओ, तो फिर मैं कंफ्यूज रहूंगा, हाफ साइकिल वाला बताऊं या फुल साइकिल वाला बताऊं। फुल साइकिल वाला है तो 0 है, हाफ साइकिल वाला है तो 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू बाय पाई है, अगेन कंफ्यूजन ही हो रहा है। तो कुछ और सोचते हैं। फिर एक साइंटिस्ट ने कहा ये सब छोड़ो, हाफ लेना फुल लेना उसमें परेशान हो जाओगे, क्या करो स्क्वायर कर दो, पहले जो भी आपका वैल्यूज हैं उनको स्क्वायर कर दो और फिर एवरेज, दिक्कत ही खत्म। नेगेटिव वाले भी होंगे स्क्वायर करने पे तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। अब आपके नंबर्स थे +2 +3 +4 -2 -3 -, 6 नंबर। इनका जब आप एवरेज लेते थे डायरेक्टली 2 +3 +4 +-2 +-3 +-4 डिवाइडेड बाय 6 करते थे आप, तो 0 आ जाता था, प्रॉब्लम आती थी। अब क्या करो, इनका पहले स्क्वायर, उससे क्या होगा, स्क्वायर करने से नेगेटिव साइंस हट जाए। -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 6। फिर आप सारे नंबर्स का एवरेज और फिर वापस स्क्वायर रूट कर दो, तो दिक्कत ही खत्म। अब ये तो चिंता नहीं है कि पॉजिटिव वाले का लेना, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के ले सकते हैं, पॉजिटिव का ले लो नेगेटिव का ले लो, जिस मर्जी का ले लो, अब कोई चिंता नहीं। तो ये एक तरीका यूज करा जाता है जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द RMS वैल्यू। कोई जना फुल फॉर्म बताएगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में करते क्या है, सुनिए। सबसे पहले नंबर्स का स्क्वायर, स्क्वायर करते ही हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो नेगेटिव होते हैं उनका स्क्वायर करते ही वो भी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव थे उनका स्क्वायर करें वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे। अब मीन लीजिए, यानी अब एवरेज लीजिए और फिर उनका रूट कर, क्योंकि स्क्वायर करा था ना, वापस रूट तो करना है। तो पहले स्क्वायर करा, नेगेटिव हटाया, फिर एवरेज लिया और फिर वापस रूट कर दिया। तो ये वाला एवरेज लेने का तरीका सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें तो नेगेटिव वालों को भी ले सकते हैं ना, ठीक है ना। तो RMS वैल्यू जो है वो बेटर तरीका है एवरेज वैल्यू को यूज करने का।
एवरेज वैल्यू में दिक्कत है, हाफ साइकिल है या फुल साइकिल है, तो उससे सबसे बेस्ट तरीका है आप यूज करिए आरएमएस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको कुछ करना नहीं है कि स्क्वायर करो फिर मीन लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, मैक्सिमम वैल्यू बाय, ठीक है ना, मैक्स लिखो, मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट। अब अगर कोई जना मेरे घर आके मेरे से पूछता है कि यार तुम्हारे घर में क्या वोल्टेज आती है, तो मेरे घर में तो ये वोल्टेज आ रही थी, और ये इतनी बड़ी चीज तो मैं उसको बोलूंगा नहीं, आइदर तो मुझे यही बोल देना चाहिए कि मेरे घर में तो वोल्टेज ये आती है, और ये नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है ना, आप समझ गए ये क्यों नहीं बोलेंगे। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं एक वैल्यू बता दूंगा उसको, जैसे एवरेज वैल्यू आप बताते थे, 10th में नंबर आए एवरेज बता देते थे, यहाँ मैं एवरेज यूज नहीं करता, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ मैं यूज करता हूँ आरएमएस का, मैं उसको आरएमएस वैल्यू बताऊंगा, मैं बोलूंगा सिंपल लाइन, मेरे घर में यार वोल्टेज आती है कितनी, मैक्सिमम वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय √2, यानी 50 √2, यानी अप्रोक्सीमेटली 70 वोल्ट। तो मैं एक सिंपल सी लाइन उस जने को बोल दूंगा कि मेरे घर में 70 वोल्ट का एसी सप्लाई, ये वर्ड भी लिखना जरूरी है, एसी सप्लाई। सिर्फ 70 वोल्ट बोल दूं तो वो सोचेगा यार सारे टाइम 70 होगा, ये लिखना जरूरी, 70 वोल्ट एसी, तो यानी वो समझ जाएगा हाँ कुछ कुछ वैल्यू बदल तो रही होंगी पर ये आरएमएस वैल्यू बताई जा रही। तो जैसे 10th में आप एवरेज बताते थे, एसी में हम एवरेज नहीं बताएंगे, हम हमेशा आरएमएस वैल्यू। इस बात को लिखिए, कोई अगर आपको कहता है कि मेरे घर में एसी सप्लाई है इतने वोल्ट का या उतने वोल्ट का है जो भी, वो यानी आपको आरएमएस वैल्यू बता रहा है। आरएमएस वैल्यू बिल्कुल एवरेज ही होती है, पर स्क्वायर करके फिर एवरेज करके फिर रूट करते हैं, है ये एवरेज, पर नाम अब आरएमएस वर्ड यूज करेंगे। ये यहां कहीं आएगा, 100 है ना, 70, यानी यहां कहीं इसकी आरएमएस एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, 100 का तुम कहो 50 बोल दो, ऐसे थोड़ी ना होगा, कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ थोड़ी ना है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन कि एवरेज बिल्कुल 100 और 0 का एवरेज 50 पे आए, ये आपका कर्व है, लाइन का ग्राफ है, तो एवरेज बिल्कुल सेंटर में नहीं आए। तो आरएमएस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 70 हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, बना लिया आप लोगों ने ये? सर एक डाउट है बोलो। सर, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको डीसी में हमको पता है कि उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डीसी में इसको हम लोग बता सके इसका कन्वर्ट करके? क्यों मुश्किल बनाए बात को, क्यों डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी सप्लाई आ रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू बता दीजिए, आप बात खत्म। कोई आपसे पूछता है, तुमसे मैं पूछता हूँ 10th में कितने नंबर आए, क्या करते हो ये बताओ? सर सबका मतलब एवरेज निकाल के बता देता हूँ परसेंटेज में। क्यों अपना दिमाग खराब करें कहीं पे हम कि ये कर दें वो कर दें ये कर दें, 10th में जितने भी थे सबका एवरेज कर दो, बस खत्म है। तो मेरे से कोई पूछ रहा है कि वोल्टेज कितनी है, सीधा सीधा आरएमएस वैल्यू बता दूंगा, आरएमएस वैल्यू एवरेज की तरह तो है, बस एवरेज ही तो है, ये भी मीन वर्ड तो आ रहा है, मीन आरएमएस वैल्यू कोई अलग चीज थोड़ा है, ये भी तो एवरेज ही है, बस इसमें पहले स्क्वायर करा होगा फिर एवरेज करा होगा, जिससे कि नेगेटिव की दिक्कत ना आए। तो जब कोई 10th के नंबर पूछता है तो मैं एवरेज बताते हो, जब आपसे कोई वोल्टेज पूछता है तो भी आप यही एवरेज ही तो बताओगे, तो यहाँ पे एवरेज जो है उसको हम आरएमएस बोलते हैं। क्यों डीसी वीसी से इसको रिलेट करें? ओके सर। तो अब देखिए एक एग्जांपल, हम आपसे कहते हैं कि आपके घर में जो वोल्टेज आती है, अब एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं, ये तो सिर्फ मैंने जो लिया रैंडम था, आपके घर में या जो सॉकेट में इंडिया में जो वोल्टेज आती है वो होती है 310 sin 100 पाई। आज तक आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि आपके घर में जो सॉकेट है उसमें ये वोल्टेज, तो किसी नॉर्मल बंदे को क्या मतलब क्या होता है, पर अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अब हमें पता है कि हमारे घर में जो सॉकेट है उसमें जो वोल्टेज आती है वो ये,
310 sin 100πt। डरना नहीं है इस इक्वेशन को देख के, ये बहुत आसान है। क्या बताती है ये इक्वेशन? ये आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है साइन ओमेगा टी, आपने जैसे ही देखा, यानी ये वोल्टेज टाइम के साथ चेंज कर, इस वोल्टेज को देखते ही आप समझ गए कि हाँ ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर। और कहां तक मैक्सिमम गई होगी वैल्यू, कितना वोल्टेज ऊपर तक गई होगी, कितने वोल्ट तक? 310 310 वोल्ट तक गई होगी। और फिर कम हुई होगी, फिर पोलैरिटी चेंज हो गई होगी सॉकेट की, फिर दूसरी साइड, और फिर ये भी। तो इक्वेशन से हम लोगों को, क्योंकि हमें फिजिक्स आता है तो हम समझ जाते हैं इक्वेशन, ये है उसकी पीक वैल्यू। दिस इज द पीक। पीक होता है ना ये बिल्कुल, तो ये पीक वैल्यू इक्वेशन से पता लग जाता है, ठीक है ना, ये हमारी पीक वैल्यू, दिस इज द पीक। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज हमें पता नहीं होनी चाहिए कि 1 सेकेंड में कितनी बार डाले। एक तो पीक वैल्यू दिख रही है, और दूसरी चीज यहाँ पे ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा है 100 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाती है 50 हर्ट्ज। दोनों अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत करो। ये वोल्टेज की वैल्यू है, दिस इज इन द यूनिट ऑफ वोल्ट, 310 वोल्ट, और ये हर्ट्ज। इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ती है 310 तक, फिर कम होती है, फिर दूसरी साइड 310, फिर कम, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर ऐसा 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है? 50 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। वैल्यू जाती यहां तक है, फिर कम होती है, फिर जाती है ऊपर, फिर कम होती है, ऐसा ऑसिलेशन 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशंस होते हैं। तो ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, अब हमारे घरों में तो ये वोल्टेज आ रही है, जो घर में सॉकेट। अब आपको किसी दोस्त को बताना है कि क्या वोल्टेज आती है, और वो दोस्त ने फिजिक्स नहीं पढ़ा, उसको नहीं आता फिजिक्स, आपको उसको बताना है कि आपके घर में क्या वोल्टेज आती है, तो आप क्या करोगे? ये इक्वेशन आइडियली आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि सही चीज तो यही इक्वेशन है पूरी, पर ये आप इक्वेशन दोस्त को बता नहीं सकते। तो आप उसको क्या बोलोगे कि मेरे घर में जो ईएमएफ है वो कितना, क्या बोलोगे? 310 by RMS वैल्यू। आप उसको आरएमएस वैल्यू, जैसे 10th में आप एवरेज बताते थे, वैसे एसी में आप आरएमएस वैल्यू बताओगे। यानी कितनी होगी है? 310 बाय √2। एवरेज नहीं, वो हो गई फुल साइकिल एवरेज यूज नहीं करेंगे, हाफ साइकिल एवरेज, वो कंफ्यूजिंग चीज। आरएमएस यूज करेंगे, इसमें कोई चिंता नहीं है, हाफ हो साइकिल फुल हो, क्योंकि स्क्वायर कर देते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको कोई स्क्वायर वेयर कुछ नहीं करना, आपको सीधा आरएमएस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। तो यहां से अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट वैल्यू आ जाती है। तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे? आप अपने दोस्त को बोलोगे कि मेरे घर में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आता है, बस ये रहे। अब ये 220 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि 220 ही रहता है वो सारे टाइम, क्योंकि आपने एंड में लिखा है 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, यानी 50 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। और ये 220 मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं, जब भी वैल्यू बताई गई होगी वो आरएमएस वैल्यू। आज तक आप लोग सोचते थे कि 220 तो मैक्सिमम वैल्यू है, हमारे घर में वोल्टेज जो है वो 220 तक मैक्सिमम जाता है। नहीं, आपके घर में वोल्टेज 310 तक जाता है, ये तो उसकी आरएमएस वैल्यू है। जब भी बताई जाएगी, एक लाइन लिखिए, whenever we want to tell the value we should always tell the RMS value। मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना बताएंगे किसी, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता। अब 10th के नंबर पूछे जाएंगे तो ये थोड़ा ना कि सिर्फ उस सब्जेक्ट के बताओगे जिसमें हाईएस्ट आए। तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट में सपोज करिए पीसीएम ही ले लेते हैं, इसमें 95 थे, इसमें 85 थे, इसमें 75। कोई पूछता है तुम्हारे नंबर कितने आए, तो तुम ये नहीं बोलोगे मेरे 95% आए, यू विल नॉट टेल द हाईएस्ट, तुम सबका मिला के एवरेज। तो हाईएस्ट वैल्यू कभी, कोई कहते हैं हम इसको ये क्यों नहीं बोलते 310, क्योंकि 310 मैक्सिमम है, मैक्सिमम थोड़ी ना बताया जाता। जब आपसे कोई पूछेगा इस केस में कि तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, यू विल नॉट से कि मेरे 95%, क्योंकि उसमें आप बाकियों को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ हाईएस्ट वाले बता रहे हो। जब आपको बताने हैं तो सारे इंक्लूड करने हैं ना, मीन लेना है।
तो इसीलिए हम कभी भी हाईएस्ट वैल्यू नहीं बोलते। वी विल नेवर से कि हमारे घर में 310 वोल्ट्स आ रहा है, आप उसका मीन लेते हैं, इन सब का, पॉजिटिव वालों का भी और नेगेटिव वालों का भी मीन, और नेगेटिव वालों को पहले स्क्वायर कर देते हो जिससे वो भी पॉजिटिव बन जाए, फिर मीन लेते हो, तभी ये कहलाता है आरएमएस। और सीधा सीधा इसका कोई कहता हमने तो स्क्वायर करा ही नहीं, हमने तो मीन लिया ही नहीं। वो सब क्यों करो, आपको जब फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में पहले स्क्वायर किया गया होगा, फिर मीन लिया गया होगा, फिर रूट करा गया होगा, तो वो सब मेहनत आपको नहीं करनी, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो सीधा फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, 310 बाय √2, ये आंसर आ गया। किसी को बताना हो आगे से तो सिर्फ ये बोलिएगा कि मेरे घर में वोल्टेज 220 वोल्ट आती है, 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई। कोई डाउट आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं हेडिंग, थोड़ा जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते हैं, कुछ टॉपिक्स आज कवर करने हैं। राइट डाउन हेडिंग, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। एक टॉपिक आज पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो अभी 15-20 मिनट्स और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कौन कौन से एसी सर्किट्स होते हैं? सबसे पहले होता है आर सर्किट। आर सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस। आपके एसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस है। दूसरा होता है सी सर्किट। सी सर्किट का मतलब एक कैपेसिटर है। फिर होता है एल सर्किट। एल यूज करते हैं सिंबल इंडक्टर के लिए, सॉलिनॉइड के, इंडक्टर सर्किट। तो ये तीन मेन सर्किट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। आर सर्किट, रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगी जब एसी सोर्स लगा होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर, और फिर इनके कॉम्बिनेशन। आरएल सर्किट, आरएल में आर और एल लगे हुए हो। और क्या हो सकता है? आरसी, एलसी सर्किट। दो दो का पेयर बना लो, आर और एल लगा दो, आर और सी लगा दो, एल और सी लगा दो, या फिर तीनों ही लगा, एलसी आर, तीनों ही लगा दीजिए। तो आज की क्लास में ये वाला था। ये अगर आज ध्यान से सुन लेते हो, हर सर्किट के लिए हम आपको 7 पॉइंट्स पढ़ाएं, ठीक है ना। अगर ये वाला ध्यान से सुन लेते हो, उससे क्या फायदा होगा कि आगे वाले बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो प्लीज जल्दी मत भाग जाइएगा, आज पूरा सुनिएगा। आर सर्किट के 7 पॉइंट्स कराए जाए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? ये एल वाला वापस बता दो, एल क्या था? एल है सोलिनॉइड। एल इज यूज्ड फॉर, जैसे सी कैपेसिटर के लिए यूज होता है, तो एल इज यूज्ड फॉर सोलिनॉइड। सोलिनॉइड लगा होगा, या सोलिनॉइड को और क्या बोलते हैं? इंडक्टर। एल सर्किट यानी आपके सर्किट में एक सोलिनॉइड। ओके सर। चलिए, तो पहला सब हेडिंग आर सर्किट। अब 7 पॉइंट्स कौन कौन से हमें पढ़ने? सुनिएगा पहले ध्यान। सबसे पहला है डायग्राम, सर्किट डायग्राम। बहुत ही सिंपल, आर है और एक एसी सोर्स है, सेल नहीं है। अब ये एसी जनरेटर है। ये जो वोल्टेज दे रहा है ये होती है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब समझ रहे हो आप लोग ये वोल्टेज? हाँ, ये वोल्टेज जो है ये टाइम के साथ बदल रही है, और ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। बस फर्स्ट पॉइंट हो गया, सुन लो, टाइम दूंगा भी लिखते। सेकंड पॉइंट, फाइंड करंट। इस सर्किट में जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो सर्किट में करंट भी फ्लो करेगा। अब करंट कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं, ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू, बोलो, E अपॉन क्या होता था सर? आर प्लस आर, स्मॉल आर। आर प्लस आर। याद? जब हम सेल लगाते थे
एक रेजिस्टर लगाते थे, ये ई बाई आर प्लस आर, ये छोटा आर क्या होता है? सर इंटरनल Internal Internal resistance. resistance. सेल के पास रेजिस्टेंस भी होती थी ना। अब क्या करिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को पहले तो इग्नोर कर, एसी वैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लगाएंगे तो पता नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी टाइम बीइंग के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर, ठीक है ना। अपने सर्किट में मानो सिर्फ रेजिस्टेंस आर है, इस एसी जनरेटर की या कहीं पर भी कोई और इंटरनल रेजिस्टेंस है भी तो उसको इग्नोर कर दीजिए। करंट कितना होगा, सिर्फ ई बाई आर। कितना हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ये को लिख दिया मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ जो था ई नॉट साइन ओमेगा टी था ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर। अब जो करंट आया, क्या ये डीसी है या एसी है? ये कोई बता सकता है ये एसी है या डीसी है? सर AC. सर एसी करंट है। कैसे पता लगा? सर sin ओमेगा टी sin की omega वैल्यू t. ये आ रही है सर वो. इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, और साइन ओमेगा टी के बाहर जो चीज होती है वो उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या नाम दे दो इसको? आई नॉट। I not. I naught. तो करंट का फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए अब लिखिए, और स्टेप 3 में आपको दे रहा हूं करने को, खुद ट्राई करो। स्टेप 3 में एक ही ग्राफ में ईएमएफ का ग्राफ भी बनाओ और उसी के ऊपर करंट का ग्राफ, ऑन द सेम प्लॉट बोथ करंट एंड ईएमएफ। करंट का किस शेप का होगा, साइन कॉस टैन। करंट का किस शेप का होगा, ईएमएफ का किस शेप का होगा, सोचिए। करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं इसके लिए। सर्किट डायग्राम बनाया, ओम्स लॉ को यूज करके करंट निकाला, और अब दोनों का ग्राफ बना। कोई बताना चाहेगा ईएमएफ का ग्राफ किस शेप का होगा? साइनोसॉइडल. हाँ, साइन आ रहा है तो साइन शेप का ही साइन होगा। जैसा होगा, साइन आ रहा है तो साइन शेप का ग्राफ होगा, तो साइन थीटा का ग्राफ बना दो, बस खत्म बात। क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के ग्राफ की? सर E naught. ई नॉट E naught. पीक को लेबल कर दो ई नॉट, ठीक है। अब करंट का ग्राफ कैसा होगा? क्या करंट कांस्टेंट होगा? साइन की तो ग्राफ साइन की तरह ही। साइन की तरह ही होगा सर sin की तरह ही होगा. बिल्कुल बात है, इसमें भी तो साइन ओमेगा टी आ रहा है तो ये भी साइन ओमेगा टी होगा। तो पर फर्क क्या होगा? क्या इसी के ऊपर बन जाएगा? उसका कर्व नीचे आ जाएगा। उसकी मैक्सिमम कम वैल्यू आएगा। ई नॉट नहीं होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी कम शो करो, आई नॉट होगा साइन थीटा का ग्राफ की तरह ही, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको आई, हम मान के चल रहे हैं आई नॉट छोटा है, तो है ये वाला ब्लू वाला जो ग्राफ है ये करंट का है, दिस इज फॉर करंट वर्सेस टाइम, और जो ग्रीन वाला है वो ईएमएफ वर्सेस टाइम। और वो तो होना भी चाहिए, अगर ईएमएफ टाइम के साथ वेरी करेगा तो करंट भी तो टाइम के साथ वेरी करेगा। जब वोल्टेज बढ़ रही है करंट बढ़ रहा है, जब वोल्टेज कम हो रही है करंट कम हो रहा है, इस तरीके से वो ग्राफ एक दूसरे के साथ बन रहे हैं। कोई डाउट किसी को 3 स्टेप्स में? अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। एक नया तरीका जो आपने आज तक पहले नहीं सीखा वो बता रहे हैं, फेजर डायग्राम क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जैसे वेक्टर होता है,
Vector is a quantity which has magnitude and Direction. डायरेक्शन वैसे ही एक वर्ड है फेजर. फेजर इज अ क्वांटिटी which has magnitude and angle. इस एंगल को फेज एंगल. किसी क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, एंगल हो, तो फिर उस क्वांटिटी को कहूंगा मैं कि ये एक फेजर क्वांटिटी. अब जैसे फोर्स है, फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो वो वेक्टर होता है. यहां पे देखिए ईएमएफ. ईएमएफ में एक मैग्नीट्यूड है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और साइन के अंदर जो चीज होती है इसको बोलते हैं फेज एंगल. तो ईएमएफ जो है इस बार, इसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और एक फेज एंगल भी. तो ईएमएफ किस टाइप की क्वांटिटी कहलाई जाएगी? इट विल बी कॉल्ड एज अ फेजर. फेजर कौन? समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा. ईएमएफ को अब से हम कहेंगे ईएमएफ इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? इट इज अ फेजर क्वांटिटी. और ऐसे ही देखिए करंट को. करंट में भी एक मैग्नीट्यूड है और साइन के अंदर जो टर्म आ रही है इसको कहते हैं फेज. पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, पर हाँ धीरे धीरे सब समझ. जैसे अभी तक जो चैप्टर्स कराए हैं सब समझ में आ गए, तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा. तो करंट किस टाइप की क्वांटिटी हो गई? करंट इज अ फेजर क्वांटिटी. अब फेजर क्वांटिटीज को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. इस डायग्राम में हम इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों शो करें, और इसका भी फेज मैग्नीट्यूड और फेज. कैसे बनाते हैं डायग्राम? देखो, ईएमएफ को बनाने के लिए एक एरो बनाई जाएगी, एक लाइन बनाएंगे एरो. वो एरो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे, ई नॉट. ये एरो यानी कितनी लंबी एरो होगी? ई नॉट. सपोज ई नॉट 100 था, तो 100 की लेंथ की एक एरो बना, और वो एरो इधर बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी. कहां पे बनेगी? 30 डिग्री में बनेगी, 60 डिग्री में बनेगी, 120 डिग्री में बनेगी, 180 में बनेगी. कहां पे बनेगी वो पता लगेगा इस तरह. यहां पर जितना भी एंगल होगा उतने एंगल पर आप एक एरो. सपोज यहाँ एंगल आता है sin 30, तो 30 डिग्री पे लाइन. यहाँ 60 है तो 60 डिग्री पे बना दीजिए, जो भी एंगल है. अब जैसे बनाते हैं, एरो की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ई नॉट के बराबर, और एरो किस एंगल पे बनी होनी चाहिए? ओमेगा टी. तो मैं एक एरो बना देता हूं, क्योंकि वैल्यू तो मुझे पता नहीं है अभी 30 60 क्या है, तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से एक एरो बना दी. इस एरो की लेंथ कितनी होगी? ई नॉट. और ये एरो कितने एंगल पर होगी विद द एक्स एक्सिस? ओमेगा. ये एरो कहलाती है फेजर डायग्राम ऑफ ईएमएफ. इस ईएमएफ को अब मैं एक एरो से शो कर रहा हूं. तरीका है ये, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरोज, ये फेजर्स कैसे बनाते हैं. अब उसी के ऊपर, उसी डायग्राम में करंट को भी एज एन एरो शो करना है. तो एक एरो लूंगा. इस बार एरो की लेंथ कितनी होगी? I naught. I नॉट होगी. और ये किस एंगल पर बनेगी? यहाँ पर Omega t. यानी कहाँ? इससे पहले या इसके बाद? सर इससे पहले. एंगल इसका कितना है? छोटा है उस वाले से या बड़ा है? सर छोटा. सेम. सेम ही है. उसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, यानी एंगल सेम ही होना चाहिए. पहले कैसे होगी? सेम एंगल पे बननी चाहिए. यानी एक एरो बनेगी, हाँ एरो की लेंथ छोटी हो, मैग्नीट्यूड कम है. ओमेगा टी ही होगा ना. एंगल तो ओमेगा टी होगा, लेंथ आई नॉट. देखो एरो जो बनी है, ब्लू वाला जो है वो करंट का फेजर डायग्राम है, और ग्रीन वाला जो है वो ईएमएफ का फेजर. दोनों सेम एंगल पर बने हैं, एक के ऊपर एक बने हैं, पर हाँ दोनों की वैल्यूज में फर्क.
वही चीज देखो ग्राफ भी शो कर, दोनों एग्जैक्टली एक के ऊपर एक बने हैं पर वैल्यूज में फर्क है। ये E0 है, ये I0, ये E0 है, ये I0, बाकी दोनों एक के ऊपर एक। ये सेम चीज फेजर डायग्राम और आसान है, ग्राफ की तरह पढ़ना मुश्किल है, तो उसी चीज को फेजर डायग्राम की तरह शो कर। ग्राफ भी तो वही चीज शो करना चाह रहा था, ये E0 और ये I0, ये वही चीज शो कर रहा है और दोनों का सेम शेप है, यानी दोनों एक के ऊपर एक बने। तो प्रैक्टिस से आप सीखोगे कि फेजर डायग्राम कैसे बनाना है। अभी के लिए यहां से बना लीजिए। सर हम्म। सर इसमें अगर फेजर क्वांटिटी पूछेगा तो सिर्फ अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव ईएमएफ ही होंगे ना? हाँ, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट ईएमएफ फेजर क्वांटिटी नहीं होगी। अगर डीसी सप्लाई होता तो वोल्टेज तो 10 वोल्ट कांस्टेंट होती, उसमें तो कोई साइन ओमेगा टी नहीं आता, तो फेज तो होता ही नहीं उसमें, वो फेजर क्वांटिटी थोड़ी ना होती। ओके सर। सर ये E0 तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो सर आपने उसको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्यों रोक दिया सर, वो कैसे पता चलेगा? जब आप फेजर बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लेबल सिर्फ किसको करा है, मैक्सिमम वैल्यू को लेबल करा है, तो यहाँ पे भी एरो जो है ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ओके सर। एरोज जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब फिफ्थ क्वांटिटी समझ में आएगा, तुम चिंता नहीं करो। आर सर्किट करा रहे हैं, जब सी और एल सर्किट भी कराएंगे सब क्लियर है। अब अगला है टर्म, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस का मतलब है ईएमएफ का जो फेज एंगल था और करंट का जो फेज एंगल था, इन दोनों में कितना फर्क है, बताइए कितना फर्क? जीरो। जीरो। तो फेज डिफरेंस कितना है, एक टर्म हम यूज करते हैं फेज डिफरेंस, कितना है फेज डिफरेंस? जीरो। ये सब आगे आपको समझ, कोई कहता है क्यों निकाल रहे हैं फेज, क्यों बना रहे हैं फेजर डायग्राम, ये आगे आपको समझ में आएगा। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे हम इसको यूज करके करेंगे ना, तो वो तब आपको समझ में आएगा कि ये हम कैसे यूज करें। सिक्स एक टर्म है पावर। पावर का फॉर्मूला या पावर लॉस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V इंटू आई, V नहीं E, E इंटू, ऑलरेडी आपको पता है फॉर्मूला ये। अब पावर का ना हमें ग्राफ बना, जैसे वोल्टेज का ग्राफ था, करंट का ग्राफ था, ऐसे ही अब आपको पावर का भी ग्राफ। कोई कहते हैं ग्राफ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो पावर की वैल्यू भी बदल रही है। ईएमएफ जब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो पावर की वैल्यू भी तो टाइम के साथ बदल रही होगी ना। तो मेरे को इसीलिए पावर का ग्राफ, मैं क्या तरीका यूज करूंगा ध्यान से देख। इस ग्राफ को ईएमएफ और करंट के जो ग्राफ थे, मैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर, ये पूरा 360 डिग्री हो, उसका आधा 180 डिग्री, उसका आधा 90। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ। ध्यान से देखो, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट, अब यहां पे भी वो चारों हिस्से शो। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पावर का साइन शो करना है, पावर पॉजिटिव है या नहीं। हमें ग्राफ की शेप से मतलब नहीं है, सिर्फ ये बताना है पॉजिटिव है या नहीं। कैसे करते हैं देखिए, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ग्रीन वाला ग्राफ हमारा ईएमएफ का है, ब्लू वाला करंट। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, सिर्फ यहां बताओ ईएमएफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे? ऊपर। सर ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी वो पॉजिटिव है, नीचे है यानी नेगेटिव। तो बताओ ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पावर निकालते हैं, ईएमएफ पॉजिटिव था, करंट भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ऊपर बना दो पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस ये बताना है कि ऊपर बनेगा या नीचे ना ऊपर। सेकंड क्वाड्रेंट में करिए आप लोग और बताइए कि पावर क्या आएगी। सर ऊपर ही सर आएगा। पॉजिटिव भी ऊपर है, पॉजिटिव है, करंट भी ऊपर है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जरा चारों करिए बनाए। सर हमें कैसे पता चलेगा कितना बड़ा क्वाड्रेंट लेना है? क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स के होता है। आपका जो साइन का ग्राफ होता है आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते quadrant। आपका जो साइन थीटा का ग्राफ होता है इसको पहले हाफ कर, क्रेस्ट और ट्रफ, फिर इसको फिर से हाफ, तो टोटल ग्राफ 4 हिस्सों में बढ़ेगा। टोटल ग्राफ जो होगा 4 हिस्सों में बढ़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस ग्राफ को देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उतने ही बड़े यहां पर भी आपको बनाने हैं 4, 1 2 3 4। अपनी मर्जी से ये नहीं कि तुमने पहला वाला छोटा ले लिया दूसरा बड़ा, चारों क्वाड्रेंट बराबर हो। चलिए ट्राई करिए। सर डन। करो करो, मैं 1 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूँ, तसल्ली से करने दो। भागते हुए जाएंगे ना तो फिर समझ नहीं पाएंगे बच्चे। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए। पॉजिटिव सर पॉजिटिव ही बनेगा। ईएमएफ भी और करंट भी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। देखो दोनों ऊपर हैं एक्स एक्सिस के, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पावर भी पॉजिटिव है। थर्ड वाले में सर नेगेटिव नीचे। सर पॉजिटिव सर, दोनों सर नेगेटिव। पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव सर। दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव है। देखिए दोनों एक्स एक्सिस के नीचे हैं, दोनों एक्स एक्सिस के नीचे चले गए हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव ही है। और फोर्थ में भी देखिए दोनों नए नीचे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आए। तो चारों पार्ट्स में पावर जो है पॉजिटिव ही आ रहा है। कोई कहता है पर इससे क्या फायदा हुआ? पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है और नेगेटिव पावर का क्या मतलब? पॉजिटिव पावर का मतलब है कि इस रेजिस्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें से हीट बाहर इमिट होगी, हीट लूज होगी, यानी रेजिस्टर हीट को बाहर छोड़ेगा। अच्छा, नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो एटमॉस्फेयर में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब। तो पॉजिटिव पावर का मतलब है हीट लूज हो रही है, टच करने पे आपको वो गर्म लगेगा क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है। आप टच करोगे, हीट निकल के आपके हाथ में आएगी, आपको गर्म लगेगा। नेगेटिव पावर का मतलब है वो दूसरे जने की हीट ले लेगा, तो आप उसको टच करोगे, वो आपके बॉडी से हीट ले लेगा, तो आपको ठंडा फील होगा। तो इसका मतलब टच करने पे वो ठंडा लगेगा। पॉजिटिव पावर आती यानी वो रेजिस्टर गर्म होगा, नेगेटिव पावर आती यानी वो टच करने पे रेजिस्टर ठंडा होगा। क्या आ रही है पावर? पॉजिटिव गर्म होगा। यानी पहले पार्ट में भी उसमें से हीट निकल रही है, गर्म हो रहा है। सेकेंड पार्ट में से भी हीट निकल रही है, गर्म हो रहा है। थर्ड पार्ट में से भी हीट निकल रही है, गर्म हो रहा है। फोर्थ पार्ट में भी हीट निकल रही है, गर्म। यानी वो कुल मिला के गर्म ही हो रहा है। और होना भी तो चाहिए, कोलिजन्स हो रहे हैं उसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है। करंट की माना डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। एसी है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, डायरेक्शन बदल रही है। पर ये भी तो सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तब भी कोलिजन होंगे, रेजिस्टर में इधर जाएंगे तब भी होंगे, इधर जाएंगे तब भी होंगे, इधर जाएंगे तब भी। और कोलिजन्स में तो हीट प्रोड्यूस हो, तो चारों पार्ट्स में हीट प्रोड्यूस ही हो, नेगेटिव पावर तो कभी आई नहीं। यानी एसी में भी करंट कैरिंग वायर्स गर्म ही होते हैं। हमने डीसी में पढ़ा था ना, करंट कैरिंग वायर्स गर्म हो जाते हैं। एसी में भी करंट कैरिंग वायर्स गर्म ही होंगे। और लास्ट 7th, there is a term called as power factor। आगे पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है cos phi। कितना है फाई? 0 है। देखिए तो कितना आएगा पावर फैक्टर? 1। पावर फैक्टर क्या होता है ये, क्यों होता है ये, कहाँ यूज होता है, आगे सब समझ में आएगा। हमने आर सर्किट के 7 पॉइंट्स लिखे। आपने क्या करना होगा कल, आपने इनको कॉपी में जो लिखवाया है रिवाइज फ्रॉम योर बुक, और उसके बाद सी सर्किट के
और फिर उसके बाद एल सर्किट बुक से देखकर सातों पॉइंट्स खुद ले। अगली क्लास से पहले ये काम आपने करना है। अगली क्लास में जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना, अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा होगा तो 100% फिर आपको क्लियर हो जाएगा, और पहले से नहीं पढ़ा होगा तो फिर अगली क्लास में उतना कॉन्फिडेंटली नहीं समझ। तो सब बच्चे क्या करेंगे, बुक में से 7 पॉइंट्स इसके, 7 पॉइंट्स इसके, और उससे पहले 8 सर्किट रिवाइज करेंगे। 10-15 मिनट 8 सर्किट रिवाइज करो, आधा घंटा इसको पढ़ो और लिखो, और फिर इसको साथ। अगली क्लास में कोशिश करके मैं ये दोनों सर्किट्स, अगर आप लोग पढ़ के रखोगे ना, तो अगली क्लास में ये दोनों सर्किट्स पूरे हो जाएंगे।